अब हम फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे। कंपनी के फंडामेंटल्स के को किस तरह से देखेंगे। और फंडामेंटल मतलब कंपनी जिस क्षेत्र में काम कर रही है, जिस प्रोडक्ट में काम कर रही है, और कंपनी के काम करने के पूरे तरीके, कंपनी की स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके फाइनेंशियल बुक्स को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें एक 6 स्टेप अप्रोच है, जिसमें कि अगर हम उन 6 चीजों पे ध्यान देते हैं तो हमारे लिए इन्वेस्टिंग बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले हम कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। अब किसी भी कंपनी के बारे में अगर हम देखना चाहते हैं कि वो कंपनी क्या कर रही है और लाइफ साइकिल जो है उस इंडस्ट्री का, जिस सेक्टर में है, उस टोटल इंडस्ट्री के लाइफ साइकिल में अभी किस जगह पे खड़ी है कंपनी को, मतलब देखेंगे कि इंडस्ट्री जो है शुरू कहाँ से हुई और क्या स्कोप है, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है उसको टोटल देखने की कोशिश करेंगे। और अभी वर्तमान में वो इंडस्ट्री किस जगह पे है। समझिए कि कोई इंडस्ट्री अगर अपने पूरे चरम पे है और बहुत ग्रोथ के बहुत ही ऊपर पायदान पे है, तो एक रिस्क हो सकता है कि यहाँ से कंपनी स्टैग्नेट करे या इंडस्ट्री स्टैग्नेट करे और नीचे की तरफ आने चालू कर दे। तो और अगर कंपनी एक राइजिंग है, बहुत नीचे की तरफ है, तो आपको अनलिमिटेड स्कोप मिलेंगे, बहुत सारे स्कोप होंगे। तो हमको इंडस्ट्री लाइफ साइकिल को देखना जरूरी है कि जो सेक्टर में कंपनी है लाइफ साइकिल के किस स्टेज पे है। पहला, अब हमने लाइफ साइकिल देख ली कि किस स्टेज पे है। अब हम ये देखेंगे कि क्वांटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी साइज। हम ये देखेंगे कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर हम इस इंडस्ट्री में या किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में जो पैसा लगाते हैं, तो उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करेंगे। क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं, जैसे थोड़ा गूगल करेंगे कि क्या स्कोप हो सकते हैं कंपनी के, या इंडस्ट्री में आने वाले दिनों में कितना स्कोप हो सकता है। दूसरी चीज देखेंगे कि जो हमारे उन्नत देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर क्या ट्रेंड रहे हैं, शुरुआती ट्रेंड में कैसा था, बाद में मार्केट कितना बड़ा एक्सपेंड हुआ। सिमिलरली क्योंकि धीरे धीरे जो डेवलपिंग हैं कंट्रीज हैं, वहां पर वही ट्रेंड रेप्लिकेट होता है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में उनके इनिशियल स्टेज में चालू रहता है। तो अगर हम इन दोनों को गूगल करके अगर निकाल पाए और देखेंगे कि वही स्कोप यहाँ पर है क्या, इंडिया में, अपने देश में है क्या, तो अगर वो चीज हमको मिलता है तो इसका मतलब है कि अगर विदेशों में, उन्नत देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में अगर ये चीजें हुई हैं, फेयर चांसेस है कि इंडिया में भी होगा। तो आपको क्वांटिफाई करना, साइज अगर क्वांटिफाइंग अगर लग रहा है कि ये इसमें बढ़ने के स्कोप बहुत ज्यादा हैं, ज्यादा क्वांटिफाई करने का मतलब है कि हम अपने पोर्टफोलियो में उसको साइजिंग भी देंगे। अगर चांसेस इज वेरी ह्यूज तो हम अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन उसको थोड़ा बढ़ा दे सकते हैं। तो ये दूसरा स्टेप था कि क्वांटिफाइंग, हम किस तरह से क्वांटिफाई करें इस चीज को। तीसरा जो हो फंडामेंटल में है कि आइडेंटिफाइंग द मार्केट स्ट्रक्चर। अब कंपनी जिस क्षेत्र में है, हम उस क्षेत्र को समझने की कोशिश करें, मतलब जिस सेक्टर में है, हम मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब कि कंपटीशन कैसा है उस पूरे इंडस्ट्री में, कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, क्योंकि कंपटीशन बिजनेस के आने वाले दिनों में फॉर्चून कैसे होंगे, कंपटीशन निर्धारित करता है। अगर मान लीजिए कि एक बिजनेस, एक कंपनी किसी क्षेत्र में बिजनेस कर रही है और उस क्षेत्र में बड़ी बड़ी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने बहुत पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं और दूसरे छोटे लोगों को उभरने नहीं देते हैं, तो वैसे क्षेत्र में कॉम्पीट करना मुश्किल होता है। यही होता मार्केट स्ट्रक्चर। किस तरह का स्ट्रक्चर है, कंपटीशन का लेवल कैसा है। अगर थोड़ा सा भी मार्केट टफ होता है तो उनके जो कॉम्पिटिटर हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी होती है। आपने पैसा बनाना है या आपने किसी कंपनी में बेट करना है तो उनकी कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी को समझना काफी वाजिब होगा, क्योंकि अगर वो नहीं समझा गया तो पैसा बनाना मुश्किल है। आपने ऐसी कंपनी में बेट कर दिया जो कि कंपटीशन में फेल हो जा रही है, जो कि उनके जो पियर्स हैं उनके साथ वो कम्पीट नहीं कर पा रहे, उनकी स्ट्रैटेजी उसको बीट नहीं कर पा रही है, तो पैसा बनाना उस कंपनी के लिए मुश्किल होगा। तो आइडेंटिफाइंग मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब यही है। जैसे अब अभी समझो आपकी रिलायंस
के बारे में हम बात करते हैं कि रिलायंस टेलीकॉम क्षेत्र में आई ये कंपनी, और टेलीकॉम क्षेत्र में आने के बाद एक इतनी बड़ी कंपनी ने बहुत पैसे लगाए, बहुत फ्रीबीज दिए अपने सब्सक्राइबर लाने के लिए, और उसके बाद इनके कंपटीशन का हाल देखो आप, एयरटेल, वोडा आइडिया, ये लोग लीड करने लग गए। तो ऐसा जब टफ कंपटीशन होता है किसी भी क्षेत्र में, अगर कोई बड़े जायंट कंपनी आ जाए और तो उनके पीयर्स के लिए मुश्किल होता है। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर है जिसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और कंपटीशन किस स्तर का है, अगर बहुत टफ कंपटीशन है किसी भी सेक्टर में तो वहां पर पैसे बनाना मुश्किल है, मार्जिन को एक्सपेंड करना मुश्किल है, कंपनियां मार्जिन नहीं कर सकती क्योंकि टफ कंपटीशन है, सबको बहुत खर्च करने पड़ते हैं, ब्रांड बिल्डिंग के लिए खर्चे करने पड़ते हैं, प्रोडक्ट को पुश करने के लिए खर्चे करने पड़ते हैं, जिसके कारण मार्जिन एक्सपेंशन नहीं हो पाता। और मार्जिन एक्सपेंशन नहीं होता मतलब प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ नहीं होती है, और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो नहीं होगी, कंपनी ग्रो नहीं करेगी। तो ऐसे क्षेत्र में पैसा लगाकर भी मुश्किल हो सकती है, तो उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे जब हम पैसा लगाते हैं। तो अब जो चौथा पायदान है उस पर इकोनॉमिक मोट, अगर किसी भी कंपनी में हम पैसा लगाते हैं तो उसको देखेंगे कि इकोनॉमी मोट क्या है, मतलब उसने अपने आसपास इर्द गिर्द जो मार्केट स्ट्रैटेजी है कंपनी की, उसमें क्या खाई क्रिएट कर रखी है, उसने कितना डिस्टेंस अपने पीयर से क्रिएट कर रखा है। अब मोट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसमें समझेंगे कि जैसे आप समझो कि कोई भी प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का अपने कंपटीशन से कितना डिफरेंट है और कितने डिमांड वो लोगों में क्रिएट कर सकता है। अब डिमांड क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि ब्रांड को बहुत स्ट्रांग बनाया या प्रोडक्ट को बहुत स्ट्रांग बनाया गया है कंपनी के द्वारा, या कोई और ऐसी स्ट्रेटेजी कंपनी ने इजाद की है जिसके कारण अपने कंपटीशन को बहुत दूर रखा है। मतलब अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी की है जैसे कि एक बंगला है और उसके चारों तरफ खाई है और कोई इसमें घुस नहीं सकता। इस तरह का एक मोट क्रिएट किया है क्या कंपनी ने अपने प्रोडक्ट में, अपनी स्ट्रैटेजी में, और टोटल ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी में कंपनी ने अगर इस तरह की कोई चीजें की हैं तो ऐसी कंपनियां जो हैं वो ग्रो करती हैं और अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करती हैं और प्रोटेक्ट करके ग्रो भी करती हैं। तो वैसा कुछ है क्या कंपनी में, जिस कंपनी में हम निवेश कर रहे हैं उसका कुछ यूएसपी है क्या। पांचवा जो पायदान है कि फंडामेंटल में हम जो समझते हैं उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। जब अब हम प्योरली बुक्स पे बात करेंगे, जो उनके फाइनेंशियल बुक्स हैं कंपनी की। क्वांटिटेटिव मतलब जो कंपनियां अपने रिजल्ट पेश करती हैं क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, उन सारी चीजों को हम एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है, उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एनालिसिस करेंगे और कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव मतलब मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है। अब मैनेजमेंट, जैसा हमने पहले बात किया कि बंदा और धंधा, तो बंदा कैसा है, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट जो बात कहता है उस पर काबिज रहता है कि नहीं, या डेविएशंस हैं उनकी बातों में, जो उन्होंने वादे किए वो पूरा किया कि नहीं। इस तरह के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बहुत सारे इश्यूज हैं जिसपे कि हमको ध्यान देना होगा। बहुत बार आप उनके एनुअल रिपोर्ट को पढ़ेंगे, उसमें बहुत चीजें समझ में आती है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कितने हैं, किन किन रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन किया गया, कितने किया गया, बोर्ड में जो क्राउड है वो किस तरह का क्राउड है, प्रोफेशनल है, बोर्ड क्राउडेड बाय फैमिली मेंबर्स तो नहीं है, या फैमिली मेंबर्स को कंपनी में अच्छे अच्छे पोस्ट दे रखे हैं और उसके थ्रू कंपनी पैसा साइफन ऑफ कर रही है। तो ये सारी चीजों को देखना जरूरी होगा कि मैनेजमेंट कितना ट्रांसपेरेंट है, हर चीजों को वो रखता है कि नहीं अपने शेयर होल्डर्स के सामने, और मैनेजमेंट की कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी उन्होंने प्रॉफिट कमाया तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज कितनी फेयर हैं, और अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर के प्रति कितना कंपनी फेयर है और कितना ट्रांसपेरेंट है कंपनी। इन चीजों पर एक क्वालिटेटिव विचार करना होगा कभी भी जब हम किसी भी शेयर में, स्टॉक में निवेश करते हैं। तो अब ये हमने 5 चीजें देख ली। अब छठा चीज है कि हम सब कुछ तो जान गए कंपनी के बारे में, अब कंपनी का वैल्यूएशन कैसे करें। तो देखिए, अब 2 चीजें हैं वैल्यूएशन में। कंपनी किसी भी चीज के वैल्यू करने के 2 तरीके होते हैं, एक रिलेटिव वैल्यूएशन और दूसरा एक जो स्टैंड अलोन वैल्यूएशन। अब रिलेटिव वैल्यूएशन का कैसा होता है कि आप समझो कि आप एक अमूमन समझो कि एक आपने जमीन खरीदनी है या एक फ्लैट खरीदने हैं, तो आप कैसे वैल्यू करोगे फ्लैट को। तो
आप जाओगे उस एरिया में, जाओगे जिस एरिया में आपने फ्लैट या जमीन लेनी है, उस एरिया के आसपास इर्द गिर्द सिमिलर प्रॉपर्टीज के क्या दाम हैं या सिमिलर जो जमीन है उनके क्या दाम हैं, तो रिलेटिव सेंस में आप देखोगे कि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस रिसेंटली हुए हैं उस प्रॉपर्टी में कितने के हुए हैं, पर स्क्वायर फीट कितना पड़ रहा है रेट, तो इसको बोलेंगे हम रिलेटिव वैल्यूएशंस करेंगे कि उसका रिलेटिव वैल्यूएशंस उस एरिया का, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का क्या है। सिमिलरली हम जब वैल्यूएशन करने जाएंगे फाइनेंशियल मार्केट में तो हम देखेंगे कि सिमिलर स्टॉक्स या सिमिलर इक्विटी मार्केट में जो कंपनियां हैं वो किस तरह से लोग वैल्यू कर रहे हैं। वैल्यूएशन के बहुत सारे मानदंड हैं, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग वैल्यूएशन हैं। जैसे एनबीएफसी बोल रहे हैं, अगर एनबीएफसी या बैंकिंग में है तो प्राइस टू बुक कितना है, इनकी लोन ग्रोथ कैसी हो रही है, लोगों की कितनी, इनके एसेट कितने एनपीए हो रहे हैं उसको देखना होगा। तो इन सारी चीजों पर विचार करके, और बिजनेस कैसा ग्रो कर रहा है, बिजनेस की मार्जिन कैसी है, जैसे कि बैंकिंग क्षेत्र में नेट इंटरेस्ट मार्जिन जिसको हम बोलते हैं, बैंकों को अदर इनकम से जो उनके अदर बिजनेसेस हैं उनसे कैसे इनकम, क्योंकि बैंकों का एक सब्सटैंशियल पोर्शन अदर इनकम से होता है, तो अदर इनकम कैसा कर रही है बैंक अपने नॉर्मल बिजनेस से हटके। तो इन चीजों पे बैंकों में विचार होता है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो देखेंगे कि क्या चीज का मैन्युफैक्चरिंग करती है, अपने पीयर से कंपैरिजन करेंगे तो उसका जो एंटरप्राइज वैल्यू है उसको निकालेंगे, एंटरप्राइज वैल्यू के थ्रू करेंगे। एबिटा का एक लेवल होता है जिसके थ्रू हम एबिटा से करते हैं, और अगर कोई सीमेंट में कंपनी है तो एबिटा पर टन पे करते हैं कि एबिटा पर टन से वैल्यूएशन निकालेंगे कंपनी का कितना है, फिर ईवी पर टन देखेंगे कितना है, और सिमिलरली जितने भी मेटल स्टॉक्स हैं उसमें हम देखेंगे कि, और बहुत सारे वैल्यूएशन हम मार्केट कैप के थ्रू भी करते हैं। और कैश फ्लो है, फिर कंपनी का कैश फ्लो देखते हैं कि कैश फ्लो कितना है कंपनी का, और कैश फ्लो के थ्रू जो हम कंपनी का जब स्टैंड लोन वैल्यूएशन जिसे हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो कहते हैं तो वो पूरा कैश फ्लो से निकलता है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो में कंपनी का जो साइंटिफिक वैल्यूएशन का तरीका है कि किसी भी एक कंपनी को कैसे हम वैल्यू करें, तो वैल्यू कैसे करेंगे, कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है आज और आने वाले दिनों में कितना कर सकती है, उस सारी चीज, सारी प्रॉफिट को आज के दिन में हम उसको डिस्काउंट करके लाके और कंपनी के स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करते हैं। ये मोटा मोटी एक वैल्यूएशन का तरीका है जहां पर कि जिससे कि हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो बोलते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो से भी एक तरीका होता है कि मार्केट की इक्विटी को हम क्या वैल्यू कर सकते हैं। तो ये तमाम तरीके हैं जिसमें कि हम फंडामेंटल में इन 6 तरीकों से जाएं, 6 रास्तों से जाएं तो एक कंपनी की जो वैल्यू हो सकती है उस पर हम एक जीरो इन कर सकते हैं कि चलो ये कंपनी मेरे इन्वेस्टमेंट के लायक होती है।